जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेश श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए सभी को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है तो बढ़िया आ रही होगी। और इस दिवाली काफी आपकी बेहतरीन जो है बीते, और अगली दिवाली भी आपको और बेहतरीन मिले। तो इस दिवाली में आप दिवाली सेलिब्रेशन चल ही रहा है, तो इस दिवाली में एग्जामपुर भी आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और उसके लिए आपको कितने तो 75% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, ताकि बच्चों की भी दिवाली अच्छी मिले। भाई 100% की जगह 75% आपको दिया जा रहा है कि आप अपनी दिवाली के लिए उसे खर्च करो, आराम से सेलिब्रेट करो। तो 75% आपको क्या दिया जा रहा है? ऑफ दिया जा रहा है। इसके लिए क्या करोगे? तो दिवाली 75 का कोड आपको क्या करना है? यूज करना है। और ये ऑफर कब तक है? तो 27 अक्टूबर तक ये ऑफर आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो दिवाली 75 ऑफर का पूरा यूज फायदा उठाए और अपने दिवाली को और बेहतरीन कराएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर पे इंटर करते हैं। ये 30 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड भी कर सकते हो, सुपर 30 भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है? वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? इन which year वास्को डिगामा arrived at कालीकट? कालीकट वास्को डिगामा कब आया? 1350 को, 1530 को, 1498 को, 1612 को। तो वास्को डिगामा पहला यूरोपियन था, फर्स्ट यूरोपियन था, पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया, जो इंडिया आता है। और कैसे? तो वाया सी रूट। कौन सा रूट अपनाता है? तो वाया सी रूट, वाया सी रूट यानी कि आप तो समुद्री मार्ग से आता है, समुद्री मार्ग से आता है। सेकंड चित कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को। कहीं कहीं मिलता है 20 मई, कहीं कहीं 20 मई मिलता है, 20 मई 1498। अब आपको क्या मार्क करना है? तो 17 मई 1498 को। और किसके डायरेक्शन में आता? सवाल ये भी रहता है कि वास्को ड गामा किसके डायरेक्शन में इंडिया आया। तो एक पर्सन था, उसका नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है ना। किसके डायरेक्शन में आता है बेटा? तो डायरेक्शन किसके आता? तो अब्दुल माजिद। किसके डायरेक्शन में आया? तो अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद कहते हैं, या उसे कहते हो अब्दुल मानिक भी कह सकते हो। तो इसके डायरेक्शन में वास्को डिगामा कहाँ पर आता? तो इंडिया आता, ठीक है ना। तो कब आया? तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा कहाँ पर आया? तो इंडिया है, ठीक है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन हो आपका आंसर सही होना चाहिए। तो 17 मई 1498 या 20 मई 1498 को। कैसे? तो सी रूट। वास्को डिगामा टोटल 3 बार भारत आया, टोटल 3 टाइम इंडिया आता, टोटल 3 बार भारत आया। एक कब? तो 1498, दूसरा कब? तो 1502 को, तीसरा कब? तो तीसरा कब आता? तो 1524 में। और फाइनली इसकी क्या हो जाती है? यहीं पर डेथ हो जाती है। और कैसे मर जाता है? तो मलेरिया से मर जाता है। तो वास्को डिगामा इंडिया 3 बार आया। और यहाँ से जाने के बाद जितना यात्रा खर्च काटने के बाद 1:60, 60 गुना इससे फायदा मिलता है किसको? वास्को डिगामा को। तो काफी बढ़िया यात्रा रहा वास्को डिगामा का भारत का। तो चलिए वास्को डिगामा के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। चलो इसके जहाज की भी बातें पूछ लेते हैं कि वास्को डिगामा का जहाज कौन था। तो इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, साओ रफेल, साओ रफेल, और क्या? तो साओ बेरियो, साओ बेरियो। और एक और जहाज था जिससे सामान की ढुलाई होती थी, मालवाहक जहाज। एक मालवाहक जहाज था जिससे सामान लाया ले जाया जाता था। किसका? वास्को डिगामा का हिसाब किताब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है? अल्मीडा से, डुप्ले से, अल्बुकर्क से, रॉबर्ट क्लाइव से। ब्लू वाटर पॉलिसी, देखो भाई समुद्र का कलर कैसा होता है? तो ब्लू। तो इस पॉलिसी में क्या था? यदि कोई भी जहाज समुद्र में बिना पुर्तगालियों के परमिशन के व्यापार करते हुए पाया गया तो उसके जहाज को पानी में क्या किया जाएगा? डुबा दिया जाएगा। इसी पॉलिसी को नाम दिया गया क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी। दैट मीन्स क्या? तो नीले जल की नीति। और ये पॉलिसी लागू करता है कौन? तो अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसे कहा जाता है क्या? तो फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर, फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया, इन इंडिया।
भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं किसको? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, यानी क्या? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसे कहते हैं क्या? तो फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर कहते हैं, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, पहला पुर्तगाली वायसराय कहते हैं इसको, पहला पुर्तगाली वायसराय, पहला पुर्तगाली वायसराय कहते हैं किसको? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है ना। इसमें क्या थे? यदि कोई भी जहाज समुद्र में व्यापार करते हुए पाया गया तो उसके जहाज को पानी में डुबा दिया जाएगा। इसी पॉलिसी को नाम दिया गया क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी। दैट मीन्स क्या? तो नीले जल की नीति कहा गया किसको? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की इस पॉलिसी को काफी बेहतरीन पॉलिसी मानी जाती थी। इस पॉलिसी में क्या था? यदि कोई भी जहाज बिना उनके परमिशन के व्यापार करते हुए पाएगा तो उनकी सेवा फाइनली क्या कर दो? समाप्त कर दो। ठीक है ना। तो उसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, उसके लिए परमिशन लेटर लेना हो पड़ता था पुर्तगालियों से, उसे कार्टेज सिस्टम कहते थे। एक परमिशन पत्र होता था जिसे कार्टेज ले करके आप आसानी से क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। तो उसी को कहते थे कार्टेज सिस्टम। अब बात कर लें भारतीयों के साथ पुर्तगाली वैवाहिक संबंधों को किसने प्रोत्साहित किया? Who increased the Portuguese matrimonial relationship with Indians? किसने कहा कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करो और पुर्तगाली साम्राज्य का क्या करो? विस्तार करो। तो उसी कहा गया मैट्रिमोनियल पॉलिसी। किसने लागू किया था? कौन सा पर्सन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वॉरेन हेस्टिंग या बस्सी? तो कौन हो जाएगा? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये तो सिर्फ फाउंडर था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ये फाउंडर था। और वहीं पर अल्बुकर्क क्या था भाई? तो रियल फाउंडर था। ये क्या था? तो ये रियल फाउंडर था, रियल फाउंडर। दैट मीन्स क्या? तो वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। रियल फाउंडर का मतलब हो गया जिसने पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी थी। रियल फाउंडर मतलब वास्तविक संस्थापक कह लो इसे आप, वास्तविक संस्थापक कह सकते हो इसे आप, वास्तविक संस्थापक। रियल फाउंडर किसे कहते हैं? तो अल्बुकर्क को रियल फाउंडर मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? तो अल्बुकर्क। ही वाज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। इसने पुर्तगाली साम्राज्य का बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया? तो विस्तार किया और इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या था? तो सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। ये क्या था? तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। दैट मीन्स सेकंड पुर्तगाली गवर्नर। क्या? तो द्वितीय पुर्तगाली वायसराय, इसने कहा कि भाई एक काम करो, इंडिया की जो महिलाएं हैं उनसे शादी करो और उनको क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कराओ जो लोअर वर्ग के हैं केरला में। ठीक, तो उन्हीं से शादी करने को प्रोत्साहित करता है कौन? अल्बुकर्क। इसने 1510 में गोवा को छीन लिया। 1510 में किसको? तो गोवा को कैप्चर कर लिया। और किससे? तो बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ अली आदिल शाह, उससे क्या करता है? पुर्तगाल को मतलब गोवा को छीन लेता है। तो बार बार पूछा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य में का जो है पुर्तगाली साम्राज्य का सेकंड जो है गवर्नर, तो आपका हो जाएगा क्या? जो है अल्बुकर्क। तीसरा आपका पूछ ले कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप किसने लागू किया? तो अल्बुकर्क। गोवा कौन से पुर्तगाली ने छीना? तो अल्बुकर्क। कब छीना? तो 1510 में। किससे छीना? तो यूसुफ अली आदिल शाह से। तो इतनी सारी बातें आपकी हो गई अल्बुकर्क के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? डैश कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। ये 1615 में आता है। जेम्स प्रथम का राजदूत था जो आता है। पहला राजदूत कौन होगा? तो कैप्टन हॉकिंस। अगला पॉइंट पे आते हैं।
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? What is the name of fort built by the British in Calcutta? अंग्रेजों ने कलकत्ता में कौन से दुर्ग का निर्माण किया? सिंपल सा क्वेश्चन, कौन से दुर्ग का निर्माण अंग्रेजों ने किया? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विक्टोरिया, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विक्टोरिया, फोर्ट विलियम। तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। किसकी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। और यहाँ पर कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण करते हैं कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में निर्माण करते हैं किसका? तो फोर्ट विलियम का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? Which of the following is the first English ship to come to India? तो भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज कौन था? एलिजाबेथ, बंगाल, मेफ्लावर या रेड ड्रैगन? तो अंग्रेजों का कौन सा जहाज था जो भारत आता? पहला जहाज कौन सा था? फटाफट कमेंट करके सारे बच्चे आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके आंसर। तो देखो अंग्रेजी जहाज, पहला अंग्रेजी जहाज, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज कौन भारत आता है? और जो शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मेंबर कौन आता है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पूछ रहा है आपको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पर्सन कौन आता है? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन आता है? तो कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम क्या था? तो कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? तो रेड ड्रैगन उसके जहाज का नाम था। क्या नाम था? तो रेड ड्रैगन, कैप्टन हॉकिंस। ये कई सारी कब आता है? तो 24 अगस्त, 24 अगस्त 1608 को, 24 अगस्त 1608 को भारत आता है। कहां पर पहुंचता है? तो ध्यान रखना सूरत में। कहां पहुंचता है? तो ध्यान रखना सूरत में। कहां पर पहुंचता है? ध्यान रखना सूरत में पहुंचता है। सूरत में। तो सूरत में पहुंचता कब? तो 24 अगस्त 1608 को। ठीक है, 24 अगस्त 1608 को कहां पहुंचता? तो सूरत में। ठीक, तो नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जहाज आता, पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मोस्ट डिसिसिव बैटल विथ विच एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो कौन सा ऐसा बैटल था जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व पूरी तरह से स्थापित कर दिया? अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, दो तरह का, प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो देखो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 में। किसके किसके बीच? तो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। विजेता कौन हुए? तो ब्रिटिश। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और किसके बीच? तो वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। विजेता कौन हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का, सॉरी बक्सर है। वांडीवास हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये वांडीवास है। अच्छा देखा यहाँ एक्सप्लेन यहाँ पे। बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को, और ये बक्सर होता है 1760 में, और वांडीवास होता है जो हमने ऊपर लिख देखा, नीचे ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। वांडीवास 1760 में। किसके किसके बीच? तो वांडीवास तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच। ठीक, विजेता कौन हुए? तो ब्रिटिश से। ठीक, अब यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो मराठा और अब्दाली के बीच में। तो विजेता कौन हुआ? तो मराठा। अब देखो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजेता तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुहर लगाते हैं। कहने का मतलब उन्होंने सिर्फ कहते हैं कि मतलब स्टार्टिंग कर दी, लेकिन उसको पक्का नहीं किया। ऐसे कह सकते हो ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडिंग होती है, मतलब इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर भारत में स्थापित हो, अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित तो हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से जो स्थापित होता है कौन से? तो बक्सर के बैटल में। ठीक है ना,
सबसे अधिक निर्णायक कौन सा? तो बक्सर का युद्ध था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में 3 हस्तियां एक साथ थी। कौन कौन हस्तियां थी तो एक बार देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध में 3 हस्तियां एक साथ थी। कौन कौन सी हस्तियां थी तो देख लेते हैं। 3 हस्तियां एक साथ थी, ठीक। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22/23 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला, अरे मीर कासिम बक्सर का युद्ध। मीर कासिम प्लस शाह आलम कौन? तो सेकंड, ध्यान रखना, शाह आलम सेकंड प्लस शुजाउद्दौला वर्सेस हेक्टर मुंडो। वर्सेस हेक्टर मुंडो। और उससे विजेता कौन हुआ फाइनली? तो फाइनली में विजेता कौन होता है? तो हेक्टर मुंडो। विजेता कौन हुआ? तो हेक्टर मुंडो। मीर कासिम कौन थे? तो नवाब ऑफ बंगाल के नवाब थे। शाह आलम कौन थे? तो मुगल किंग। और शुजाउद्दौला कौन था? तो नवाब ऑफ अवध। अब देखो यहां ध्यान से, अब इस युद्ध में कई सारी चीजें डिसाइड हो कि कौन भारत में रूल करेगा, कौन भारत में रूल नहीं करेगा। कैसे भाई कहोगे आप? तो इसमें सबसे पहली बात, कौन कौन हार गए? तो देखो ध्यान से यहाँ पर, मीर कासिम जो कहाँ के नवाब थे? तो मीर कासिम हार गए, बंगाल का नवाब था। शाह आलम हार गए, कौन? तो मुगल बादशाह थे। शुजाउद्दौला हार गए, कौन? तो अवध के नवाब थे। तो तीनों बड़ी बड़ी हस्तियों को हरा दिया गया। अब इस युद्ध ने फाइनल मोहर लगा दिया कि कौन भारत में रूल करेगा, कौन भारत में रूल नहीं करेगा। कोई इन सबका चैप्टर खत्म हो जाता है। इलाहाबाद की संधि होती है, सारे पावर इनके खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मोहर लगाने वाली जब बात आती है तो कौन सा बैटल आप मार्क करोगे बेटा? तो बक्सर का बैटल आपको मार्क करना है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? Who among the following established a modern armory at Dindigul, मैसूर in 1755? तो नंदराज, देवराज, हैदर अली या कृष्णा चिकराज, यानी चिकराज कृष्णा। तो हैदर अली का नाम आपने सुना होगा। हैदर अली ने पहले एक, इसका जो इनिशियल लाइफ है हैदर अली की, अगर हम लोग बात कर लें कि भाई हैदर अली था कौन, तो हैदर अली एक सोल्जर था, एक थोड़ा सा एक मतलब सैनिक के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करता है। और सैनिक के रूप में जब अपना जीवन स्टार्ट करता है, धीरे 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 करते हुए एक बहुत बड़े पोस्ट पर ही पहुंच जाता है। और धीरे धीरे करके इसने आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना करता है। कहां पर? तो डिंडीगुल मैसूर में। तो मैसूर का फाउंडर जिसे कहा जाता है कौन था? हैदर अली, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? Who among the following was inspired by the ideals of the फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रभावित था? टीपू सुल्तान, श्रीमती एनी बेसेंट, अरबिंदो घोष, बदरुद्दीन तैयब जी। बताओ आप लोग फटाफट तेजी से, कौन क्रांति के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित था? फटाफट तेजी से सारे बच्चे आंसर कर जाओ जल्दी से। जल्दी से आंसर करें सारे बच्चे इसका।
जल्दी से बताओ कौन होगा अरविंदो घोष, एनी बेसेंट। तो देखो ये सारे के सारे लोग कांग्रेस वाले हैं। इसमें क्रांति के विचारों से फ्रांस के कौन था, तो टीपू सुल्तान। इसे कहते हैं क्या, तो मैसूर का शेर, मैसूर का शेर कहा गया, लाइन ऑफ मैसूर कहा गया। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो टीपू सुल्तान। वैसे भी इसका खिलौना जो था ना टीपू सुल्तान के, अभी एनसीईआरटी में देखोगे तो टीपू सुल्तान का खिलौना एक शेर दिखाया गया, खूब बढ़िया सा, ठीक है ना। और टीपू सुल्तान का खिलौना भी हुआ करता था, टॉय भी हुआ करता था। तो आंसर क्या, टीपू सुल्तान। काफी खतरनाक था। हु अमंग द whose most loved quotas as it is better to live a day like a lion than to live a long life like a sheep। कहने का मतलब एक भेड़ की तरह, ये अत्यंत प्रिय उक्ति है कि एक भेड़ की तरह, एक शिप की तरह, एक लंबी लाइफ, एक लॉन्ग लाइफ जीने की तरह कहीं बेहतर है एक की तरह एक दिन जीना, ठीक है ना। शेर की तरह एक दिन जीना, कहने का मतलब भेड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बढ़िया है एक ही दिन जियो, शेर की तरह जियो। कहने का मतलब डर डर के जीने से मतलब है एक दिन जियो, खुलकर जियो, चाहे उसके बाद मरो या जियो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्टेटमेंट किसका है कि मतलब जब तक जियो शेर की तरह, ऐसे चारवाक दर्शन वाला हिसाब किताब, तो यहाँ पर चारवाक दर्शन मतलब शेर की तरह एक दिन जियो, जम कर जियो। कहते ना कि जीवन का, जैसे आप लोग एग्जाम जब देने जाते हो तो आपको 2 घंटा 4 घंटा मिलता है, वो आपको जीवन से कोई नहीं छीन पाता है, क्योंकि 2 घंटे में ही पूरे साल भर की पढ़ाई आपकी डिसाइड हो जाती है। 2 आवर्स का पेपर होता है, 2 आवर्स 3 आवर्स, जैसा जो एग्जाम दोगे उसका पेपर उस हिसाब से होता है। जितनी आवर्स आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो वही आपके पूरी साल भर की मेहनत को पूरा जज करता है, ठीक है ना। जितना टाइम आप एग्जाम में बैठे हो वही एग्जाम आपका पूरा साल भर की, पूरे ईयर भर की मेहनत को, जितनी भी आप पढ़ाई करते हो वो सभी की, आपकी उम्मीदों पर, सब कुछ पे वही 1 घंटे में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि 1 घंटे 2 घंटे का जो भी पेपर होता है उतने में आपका पूरा जीवन डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर बात करें ये स्टेटमेंट किसका है, तो टीपू सुल्तान का। ठीक, हालांकि इसमें सारे नाम खतरनाक है, चाहे मीर कासिम हो, चाहे हैदर अली हो, चाहे अलीवर्दी खान हो, सारे सारे नाम काफी है, लेकिन इतना प्यारा स्टेटमेंट कहता है टीपू सुल्तान कि भीड़ की तरह जीने से बढ़िया एक ही दिन जियो शेर की तरह। ठीक, महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि ली थी। आफ्टर कैप्चरिंग व्हिच प्लेस डिड रंजीत सिंह टेक द टाइटल ऑफ महाराजा, लाहौर, मालवा, अमृतसर, कांगड़ा। उन्होंने महाराजा की उपाधि किस पर कंट्रोल करने के बाद रंजीत सिंह ने ली थी। बाद में वो रंजीत सिंह की राजधानी भी रहती है, तो उन्होंने लाहौर पर जब कब्जा किया था, लाहौर पर कब्जा करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ली थी। मतलब रंजीत सिंह जी ने महाराजा की उपाधि ली थी किस पर कब्जा करने के बाद, तो लाहौर पर। तो पॉइंट याद रखना, लाहौर पर कब्जा करने के बाद इन्होंने महाराजा की उपाधि ली। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को एक सलाह दिया था। बंगाल के कौन से नवाब ने अपने एक उत्तराधिकारी को एक सलाह दिया था कि जो तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डचों को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। वे 3 यूरोपियन कंपनी है, चाहे वो फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो और डच हो, 3 मेजर कंपनियां, पुर्तगालियों को छोड़ दो, 3 मेजर कंपनियां, किनको निर्बल करने के लिए, हराने के बारे में मत सोचना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है। नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दिया था पहले उसका अंत करना, पहले जो अंग्रेज है सबसे पहले जो सशक्त है पहले उसका अंत करना, और अन्य तुमको कष्ट नहीं देंगे। अगर आपने अंग्रेजों को खत्म कर लिया ना तो बाकी आपको कष्ट नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट किसका है, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। तो इतना बढ़िया स्टेटमेंट किसका है, तो इतना बढ़िया स्टेटमेंट है किसका, जो वर्दी पहन के रहता है, यानी कौन, अलावर्दी, अलवर्दी खान का स्टेटमेंट है कि भाई अगर तुम इन तीनों की बात करोगे तो तीनों में से अगर अंग्रेजों को हरा दिए तो इन्हें छेड़ना नहीं एक साथ, ठीक, एक साथ इन्हें जस मत करना, एक साथ इन्हें निर्बल करने के बारे में मत सोचना, एक एक करके। कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेज भारत में कैसे सक्सेस थे, उनके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था कि भारत के एक वर्ग को फायदा पहुंचाओ, एक वर्ग को फायदा पहुंचाओ, 2 बाकी वर्ग अपने आप। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी देखोगे आपकी जो पॉलिसी होती है, जब आप स्टूडेंट लाइफ में है ही, आप अपने कॉलेज में देखेंगे तो हर एक कॉलेज में 2 गुट बने होते हैं।
ठीक। तो कभी कभी क्या होता है 3 गुट भी बन जाते हैं, 4 गुट भी आपके क्लास में ही बन जाते हैं। ठीक, सब लोग अपने अपने गुट बना के रखते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति सोचता है कि यार किसका पार्टी लूं, जिसका मजबूत हाथ है उसका पकड़ो, काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो वाला हिसाब किताब। या उसको हरा दिए तो आपको अगला कोई नहीं बोल पाएगा। जैसे जब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, देखने को मिलता है कि वहां पर शक्ति प्रदर्शन होता, तो शक्ति प्रदर्शन में करके अगर अंग्रेजों को हरा दिए तो फ्रांसीसी डच तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो अलवर्दी खान सलाह देता अपने उत्तराधिकारी को। उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द्वितीय गोल में सम्मेलन में कृष्ण प्रश्न पर असफल रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन। On which question did the second round table conference fail? कौन से मुद्दे पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ तो फेल हुआ? पहला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सांप्रदायिक पंचायत सबसे पहला। दूसरा प्रोवाइडिंग डोमिनियन स्टेटस, डेट टू ट्रांसफर ऑफ पावर, एडजर्नमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आखिर किस मुद्दे पर, किस मुद्दे के प्रश्न पर ही फेल रहा? सबसे बड़ी बात, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो कब होता है, तो 7 सितंबर 1931 में। ठीक है ना, 1931 में। इसमें कई सारे लोग भाग लेने के लिए जाते हैं। गांधी जी भी जाते हैं। गांधी जी किसकी तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी दलित की तरफ से जाते हैं। मतलब जितने भी लीडर थे सब अलग अलग पार्टी से जाते हैं। अब जब जाते हैं तो ब्रिटेन के सम्राट, उस समय अगर पूछा जाए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? भाई अगर अंबेडकर जी की बात कर लेते हैं, अंबेडकर जी किसकी तरफ से गए थे, तो दलित की तरफ से। अंबेडकर जी किसकी तरफ से जाते हैं, तो दलित की तरफ से जाते हैं। अन्य नेता भी इसमें भाग लेते हैं। उस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम थे। ठीक, और उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना, रैमसे मैकडोनाल्ड था। अब जब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से भाग लेते जाते हैं, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो जाता है। और गांधी इरविन समझौता मार्च में होता, 5 मार्च 1931 में। फिर काफी लंबे समय के बाद गांधी जी वहां पर भाग लेने के लिए, जब गांधी जी वहां भाग लेने जाते हैं तो ब्रिटेन के सम्राट से जब उनकी मुलाकात होती है तो ब्रिटेन के सम्राट कहते हैं कि हमारा जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया जाता है तो आप धरने करवा देते हो, जुलूस निकलवा देते हो, हमारा साम्राज्य समाप्त करना चाहते हो क्या? तो कहते नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, हम बस सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि आप हमें भी अपना सिटीजन मान लो। तो करे वो तो हो, करे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में, रियलिटी में नहीं है। अगर रियल में हम आपके सिटीजन होते तो हमें यहाँ आने की नीड नहीं पड़ती। वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में है, बुकिंग में हम आपके सिटीजन है, मतलब किताबों में है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात बताते हैं कौन, तो ब्रिटेन के सम्राट से ये बात करते हैं गांधी जी। और गांधी जी को जब उन्होंने कहा ठीक है, गांधी जी जब ब्रिटेन के सम्राट को बताते हैं कि हम आपके रियल में सिटीजन नहीं है, तो ब्रिटेन के सम्राट को लगा कि हाँ वास्तव में इंडिया में अगर कुछ जो है इंडिया वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इंडिया के पार्टी जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें कुछ अधिकार देना होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको कुछ राइट देते हैं, कुछ अधिकार आपको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब देते हैं, आप ये बता दो वो अधिकार हम किसे दे दें। तो कांग्रेस कहती है भाई देखो पूरे भारत का नेतृत्व हम कर रहे हैं तो सारा अधिकार हमें चाहिए। मुस्लिम लीग कहती है देखो भाई मुसलमानों के नेता हम हैं, अधिकार हमें चाहिए। ठीक, अंबेडकर जी कहते हैं भाई देखो दलित के नेता हम हैं तो दलित से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो हमें चाहिए। तो सभी लोग अपने अपने जाति, अपने अपने धर्म को लेकर के अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं। और बीएस में सभी लोग, तो ब्रिटेन के सम्राट कहते हैं काम करो भाई, आप लोग डिसाइड कर लो किसको क्या चाहिए,
किसी को कुछ नहीं मिलता है और ये पूरा का पूरा सम्मेलन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है, कम्युनल हो जाता है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गया, फेल। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा। तो वो जो भारतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, दूसरे पर्सन तेज बहादुर सप्रू भी आते हैं, लेकिन ये एक बार पार्टी की तरफ से नहीं जाते हैं बल्कि नॉर्मल इंडिविजुअल भाग लेते हैं, तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए एक ही नाम आपको मार्क करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? Who among the following gave the idea of a constituent assembly for India? किसने ये विचार दिया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए? ठीक, तो भारत में एक संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था, तो कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काउंसिल अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स was there in the proportion of the population to determine the number of the members allotted to each provinces? तो प्रत्येक प्रांत में कितने लोगों को इस तरह से कहा गया, तो 8 लाख व्यक्ति, मतलब 8 लाख पर्सन, 11 लाख व्यक्ति, 11 लाख पर्सन, 10 लाख व्यक्ति 10 लाख पर्सन, 12 लाख व्यक्ति यानी क्या आता है 12 लाख पर्सन। तो कितनी, तो उस समय हुआ क्या था कि बहुत बड़े पैमाने पर भारतीयों से इलेक्शन तो कराया नहीं जा सकता था। जब इलेक्शन नहीं कराया जा सकता था तो समस्या तो बनी जाती। तो इसीलिए भारत वालों से कहा गया कि भाई वोटिंग नहीं करा पाएंगे हम लोग, तो वोटिंग नहीं करा पाएंगे तो 10 लाख पर एक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, 10 लाख पर एक व्यक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 16 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946? इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी से बता दें। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। जल्दी से बताएं सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, बढ़िया आंसर आ रहा है। तो संविधान सभा का पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में क्या किया गया? तो अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। तो संविधान सभा के सत्र का गठन किया गया, पहला सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई? व्हाट वाज द रेड क्लिफ कमेटी अपॉइंटेड फॉर? तो रेड क्लिफ समिति क्यों नियुक्त की गई? तो भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में
परिणत करने के लिए, put into the action the independence bill to determine the boundaries between India and Pakistan, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण के लिए, to investigate the ईस्ट बंगाल यूट्स, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। आखिर क्यों बनाई गई, सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति क्यों बनाई गई। तो देखो माउंटबेटन प्लान कब आता है बेटा, तो 3 जून 1947 को आता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है। माउंटबेटन योजना आता है। माउंटबेटन योजना आता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान बनेंगे। भारत और पाकिस्तान बनेंगे। ये डिसाइड हुआ कि माउंटबेटन योजना के तहत क्या बनेगा, भारत और पाकिस्तान बनेंगे। तो इसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा कि भारत कौन होगा, पाकिस्तान कौन होगा। तो इसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई, एक कमिटी बनाई गई कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कौन कौन सी होंगी, बाउंड्रीज कौन कौन सी होंगे, ये डिसाइड करने के लिए कमिटी बनाई गई। और उसी कमिटी को नाम दिया गया बेटा क्या, तो रेड क्लिफ समिति। कौन सा, तो रेड क्लिफ समिति, उसी को नाम दिया गया। यानी कौन सा, तो रेड क्लिफ समिति। तो यहाँ पर होगा भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या, ये राशि आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि स्वतंत्रता के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे। एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश महाराजा वॉज, या ब्रिटिश किंग वॉज, कौन था ब्रिटेन के सम्राट, तो जॉर्ज पंचम, दैट मीन जॉर्ज 5, जॉर्ज खस्टम यानी जॉर्ज 6, राजा एडवर्ड सप्तम, किंग एडवर्ड 7, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कौन था अंग्रेजी महाराज, ब्रिटिश किंग कौन था, तो जॉर्ज 6 थे। कौन, तो जॉर्ज 6। पंचम की जगह हो जाएंगे क्या, तो जॉर्ज 6। पहले कौन थे, तो जॉर्ज पंचम थे। पंचम के बाद अगले बन जाते हैं जॉर्ज 6। ये नंबरिंग होती है, जॉर्ज 1 2 3 4 5 ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है ना। तो जॉर्ज 6 थे उस समय ब्रिटेन के सम्राट। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, तो राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3, राहुल 4, एक क्रम से आखिर तभी तो याद रहेगा कौन राहुल का नाम ले रहे हैं। ठीक, जैसे क्लास में देखोगे एक ही नाम के 2-3 बच्चे जब होते हैं तो क्लास टीचर सरनेम लगा के बुलाते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। और या उसके बाद कुछ और कोडिंग कर लेते हैं, ठीक, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जब अटेंडेंस होती है स्कूल में तो इस तरह का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन थे। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई, शौकत अली। तो देखियो, एक तो खिलाफत आंदोलन को जो स्टार्ट करते हैं उन्हें कहा गया अली ब्रदर, अली बंधु यानी क्या, तो अली ब्रदर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अली ब्रदर। अब आता है ये क्यों स्टार्ट किया गया, तो अगला क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा, क्यों स्टार्ट किया गया। तो बस इसका क्वेश्चन का आंसर ये जान लो, अली ब्रदर, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है तो इसीलिए यहाँ पर रुकेंगे नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। आखिर क्यों खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था। भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, पहला। मुस्लिम समाज का सुधार करना, तीसरा। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखो पहला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, तो मेन उद्देश्य था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और ताकि खिलाफत बना रहे, मतलब खिलाफत का मतलब खलीफा का पोस्ट बना रहे। अब कहोगे मन में एक सवाल आता होगा कि गुरुजी खलीफा कौन होते हैं, तो खलीफा मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु होते हैं जिन्हें खलीफा वर्ड के नाम से जाना जाता है। तो खलीफा मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु होते थे। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दूसरा, क्या ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना चाहते, मुस्लिम समाज सुधार जैसी कोई मांग तो बात तो थी ही नहीं। यहाँ पर पृथक निर्वाचन के लिए आंदोलन की जरूरत है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब मुसलमानों के लिए ब्रिटिश विरोधी भावना, ये मेन काम कांग्रेस कर रही थी कि अगर खिलाफत आंदोलन एक्टिव हो गया, जैसे गांधी जी चाह रहे थे
कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाए। अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे तो ब्रिटिशर्स का सत्यानाश हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे। लेकिन पूरी तरह उनका सपना साकार नहीं हुआ। इवन मोहम्मद अली जिन्ना इतना दुखी हो गया गांधी से कि अलग पाकिस्तान वाला हिसाब किताब शुरू हो गया। ठीक, जो कि बार बार मोहम्मद अली जिन्ना को डिनाई करना कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अलग राष्ट्र के निर्माण की भूमिका चला। जैसे घर में देखोगे, आप अपने बेसिक इसका एग्जाम्पल ले लो। आप अपने परिवार में अगर 4 भाई लोग हैं या 3 भाई हैं, मतलब 3 ही ले लो, अगर पापा किसी को बार बार टॉर्चर करते कि ये बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, बेकार आदमी, एक समय ऐसा हो जाता है या तो बेकार ही हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है अच्छा हो जाए। फिर क्या यार, जब पापा मुझे कहते हैं बार बार बेकार हो तो पापा के लिए करना ही बेकार है। इस तरह की विचारधारा बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है कि यार मेरे पापा मुझे एकदम पूरा नक्कारा समझते हैं, बेकार समझते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो जब बच्चा कभी कुछ करके जाता है या तो वो कुछ ना कुछ कर ही देगा, या तो एकदम वास्तव में बेकार बन जाएगा। 2 ही कंडीशन मध्य मार्ग को नहीं अपनाता है, या तो एकदम नालायक बन जाएगा या तो इतना लायक बन जाएगा कि उसके पापा भी बाद में गर्व फील करेंगे यार मेरा तो कॉन्सेप्ट गलत था। जैसे मान लीजिए घर में होते हैं ना, एक आध बच्चे बड़े चंचल हो जाते हैं, थोड़ा सा लाइन से कुछ समय के लिए भटक जाते हैं, फिर दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। जब ट्रैक पे आते हैं तो फिर उनकी रफ्तार बाजीराव भी फेल कर जाती है। ठीक, तो 1 और 4 इसमें क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा। 1 2 गलत है, 2 3 ये भी नहीं होगा, 3 4 ये भी नहीं, तो 1 और 4, दैट मीन्स क्या, योर आंसर विल बी डी, आंसर आपका राइट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हो, यूज कर सकते हो, यू कैन टेक पिक नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? Where did the जिया तरंग मूवमेंट स्टार्ट? तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो जिया तरंग मूवमेंट, ठीक है ना, जिया तरंग मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फटाफट तेजी से सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है ना। जिया तरंग मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ठीक, बताओ फटाफट तेजी से। अब देखो पहला पॉइंट, तो जिया तरंग मूवमेंट कहाँ पर किस दौरान स्टार्ट होता है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट मीन्स क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उसी दौरान की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान की घटना है। और ये कहां पर था? तो ये मणिपुर में था। कहां पर? तो मणिपुर में था। जिया तरंग मूवमेंट था कहां पर? तो मणिपुर में, ठीक है ना। ठीक, मणिपुर में था। ठीक, इसकी लीडर कौन थी? तो रानी गैडिनल्यू, रानी गैडिनल्यू इसकी रानी थी, जो मणिपुर की बहुत खतरनाक, मतलब ऐसे कह लो अंग्रेजों के लिए काफी खतरनाक महिलाओं में से मानी जाती थी। तो जिया तरंग मूवमेंट कहां पर? तो मणिपुर में। ध्यान रखना कहां पर? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who was the hero of the famous Peshawar massacre against the British government in 1930? सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसमें क्या था कि जो शांति से आंदोलन करने भीड़ जा रही थी, उस भीड़ पर इन्होंने जो है एकदम शांति से भीड़ जा रही थी एक आंदोलन करने के लिए, एकदम शांति से पीसफुल ढंग से वो आंदोलन करने के लिए जा रही थी। फिर इसे कहा कि उस भीड़ पे गोली चलाओ, तो इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। और पूरी लाहौर की घटना है ये, ठीक, पेशावर की घटना है। भीड़ शांति से जा रही थी, रेलवे स्टेशन की तरफ पुलिस जा रही थी। और गढ़वाली रेजिमेंट जो थी उनका लीडर थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इनसे कहा गया इस भीड़ पर गोली चलाओ, तो इन्होंने कहा देखो भाई शांति से भीड़ जा रही है, तुम इस भीड़ पे गोली क्यों चलाएं? अगर वो हमें कोई नुकसान पहुंचाती या कुछ बहादुरी वाला काम करती या चोर होते, डकैती करते या कुछ ऐसी बातें होती या कोई नुकसान पहुंचाते, शांति से भीड़ जा रही और उसको कह रहे हो गोली चलाओ, व्हाट इज दिस, क्या है ये सब? ठीक, तो कहने का मतलब नेशनलिज्म इनके अंदर आ चुकी थी कि यार कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो हम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं, हम ही लोगों की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। मतलब इनके अंदर वो फीलिंग आ गई कि ब्रिटिशर्स हम लोगों के साथ नहीं है, मतलब हम लोगों को एकदम निम्न दृष्टि में देखते हैं। तो ये हीरो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्हें सलाम मेरा भी। गढ़वाली रेजिमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? तो बहुत बार पूछा जाता है, वेब मिलर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। वेब मिलर जो पत्रकार था गांधी जी के साथ था।
निम्नलिखित में से किस स्थान में मानव के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं? कहां पर? तो बुर्ज हो, मास्की, चिराद या ब्रह्मगिरी। तो मनुष्य के साथ कुत्ते का एविडेंस भाई कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, जहां पर मनुष्य के साथ कुत्ता मिल जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुर्ज होम, जहां मनुष्य के साथ क्या मिल जाएगा? तो कुत्ते का एविडेंस मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस थ्रू हैबिटेट हैज बीन रिसीव्ड, मतलब गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मतलब जमीन की खुदाई करके वहां पर नीचे आवास बनाना, उसी को कहा गया गर्त आवास, यानी ट्रफ हाउस कहते हैं उसे। कि जैसे मॉडर्न टाइम में कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड बना लो भाई, जमीन जमीन के नीचे छिप जाना, अंडरग्राउंड मतलब भूधरे में गायब हो जाना, जमीन में गायब हो जाना, अंडरग्राउंड हो जाना। तो अंडरग्राउंड के एविडेंस हमें कहाँ से? तो बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम से हमें प्राप्त मिलता है। किसके? तो गर्द आवास के साक्ष्य मिलते हैं। तो 26 का आपका क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? तो माउंट ऑफ डेड, यानी क्या? तो मृतकों का टीला कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। स्थानीय नाम का मतलब सिंधी भाषा में इसे कहेंगे मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, जहां मरे हुए लोग दफनाए गए हों, तो उसे कहते हैं माउंट ऑफ डेड, यानी क्या? तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ हैज बीन फाउंड। धौलावीरा, कालीबंगा, फोर्ट गुल मोहम्मद या फिर मेहरगढ़। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि वो कहाँ पर? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, दैट मीन्स कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थाई जीवन के साक्ष्य आपको मिलते हैं, मेहरगढ़ में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किन स्थानों पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है ना। तो पशुपालन के साक्ष्य कहां पर? तो दो जगह से मिलते हैं, एक आदमगढ़, आदमगढ़, दूसरा क्या? तो बागौर। तो आदमगढ़ और बागौर दोनों जगह से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और पहला पशुपालित जानवर क्या था? तो कुत्ता था, जो डॉग होता है पहला पाला गया। ठीक है ना। दैट मीन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फाइंड एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस कहां से मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? तो बागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज का लास्ट सवाल देखेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण कैसे होती है? जैन सृष्टि के अनुसार क्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द यूनिवर्स कहां पर पाई जाती है? तो ध्यान रखना, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दैट मीन्स क्या? तो यूनिवर्सल लेजिस्लेशन से हमें मिलती है क्या? तो दर्शन, सृष्टि की रचना और पशुपालन, ये हमें मिलता है क्या? तो सार्वभौमिक विधान से। तो जैन दर्शन के अनुसार सार्वभौमिक विधान से सारी चीजें हमें मिलती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा क्या आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका सुपर 30, जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। तो दिवाली आप लोगों की बेहतरीन रहे और अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, इसके लिए एग्जामपुर की पूरी टीम और पूरा एग्जामपुर आप लोगों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। और आपको दिवाली सेलिब्रेट के लिए 75% अमाउंट आपका कहीं ना कहीं रिफंड है। यानी कह लो ऐसे कि अगर 100 रुपए है तो 75 रुपए आपको देने ही नहीं है। 75% आपको क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। दैट मीन्स क्या? कि 75% आपका फ्री कर दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। यहाँ डिस्काउंट का मतलब फ्री। दैट मीन्स आपका दिवाली 75 कोड आप यूज करोगे। और कोई भी एग्जामपुर का कोर्स है, अगर मान लीजिए कोई कोर्स है 100 रुपए का, तो उसकी फीस अब आपको कितनी ही देनी है? तो 25 रुपए, यानी 75 रुपए आपको क्या दे रहा है? फ्री दे रहा है एग्जाम। कि भाई आप जो भी बच्चा जो गरीब है या जो अमीर भी है, ठीक, सभी के लिए दिवाली समान हो और सभी बच्चे 75% इस पूरे डिस्काउंट का लाभ उठा लें। ये दिवाली बार बार नहीं आती है, इसीलिए इस दिवाली आपका और बेहतरीन बनाने के लिए एग्जामपुर की पूरी टीम ओरिएंटेड है। और ये ऑफर आपका कितना? तो 27 अक्टूबर तक है। ताकि अगर आप पैसे जोड़ रहे थे कि एग्जामपुर में कोर्स खरीदेंगे, इतना पैसा पे करेंगे, तो उसका देखो सडनली आपका फीस इतना कम कर दिया गया है। सिर्फ 25% आपसे फीस लिया जा रहा है। इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्काउंट कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई इतना डिस्काउंट आपको देगा किसी कोर्स में। कि एक तो सस्ते सस्ते कोर्स भी होते हैं, उसमें भी 75% डिस्काउंट।
तो सिर्फ नॉमिनल आपसे फीस ली जा रही है। भाई एप्लीकेशन चलता है, बहुत लंबा होता है, पेड कोर्स होता है, यूट्यूब तो है नहीं, वो पूरा पूरा पेड कोर्स होता है, एप्लीकेशन लगते हैं, उस पर टीचर्स भी अच्छे अच्छे सारे मिलेंगे आपको, यूट्यूब में भी है सारे टीचर। तो आपको ऐसा नहीं कि यूट्यूब के साथ दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट आपके बेहतरीन क्लास की फीलिंग आएगी, वेल एक्सपीरियंस टीम आपके साथ काम करेगी। तो इस पूरे मौके का पूरा लाभ उठा लो। ठीक, चलिए तो आज की क्लास सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपकी और आपका और आपके घर वालों का, अड़ोस पड़ोस सभी की दिवाली बेहतरीन हो। इवन कह लो हमारे देश के सभी वासियों की दिवाली बेहतरीन बीने। यही हम आपसे दुआ करके आज विदा लेते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग अपना अपने घर वालों का ध्यान रखें और दिवाली खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।